एंड वेलकम बैक टू डीएम भट्ट ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। तो दोस्तों, आज हम लोग हमारा यूनिट नंबर 5 व्हाट्स द एविडेंस नाम का जो हमारा यूनिट है, क्या सबूत है नाम का जो हमारा यूनिट है, उसकी एक्टिविटी नंबर 3 जो है और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी नंबर 3 से। Like the blind man and the elephant, everyone has a different point of view. People interpret poems in different ways depending on their point of view. तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसा कि हमने उस पोएम में देखा था, जैसा कि हमने उस कविता में देखा है द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, तो उसमें हमने देखा था कि जो अलग अलग लोग होते हैं उनके अलग अलग देखने के नज़रिए होते हैं और ये किस पर डिपेंड करता है, उनके देखने के नज़रिए के ऊपर। तो कैसे वो किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, कैसे वो किसी चीज़ या किसी टॉपिक के बारे में सोचते हैं, वही सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हैं उनको बताने में। आगे क्या दिया हुआ है हमें वो रीड कर लेते हैं। वर्क विद अ ग्रुप ऑफ 3 टू रीड सम डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रोड नॉट टेकन। ईच स्टूडेंट विल चूज वन इंटरप्रिटेशन. Read your choice carefully, then tell your group a summary of the interpretation you read. Use the same ideas you learned about writing summary to tell your group a summary of the interpretation you read. Reference the source, tell the main idea and tell the details that expresses the main idea. तो यहाँ पे अभी हमें कुछ एक एक्टिविटी जैसा दिया गया है कि जो आप स्कूल्स में जाके या फिर अपने कोचिंग क्लासेस में जाके कर सकते हो। तो बोला गया है कि आपको एक ग्रुप में वर्क करना है, एक समूह में आपको वर्क करना है जिसमें सिर्फ 3 ही लोग होने चाहिए और आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस जो है वो रीड करनी है। देखिए यहाँ पे इंटरप्रिटेशन 1 दी गई है, जैसे फिर आगे अगर आप जाएंगे तो इंटरप्रिटेशन 2 दी गई है। तो ऐसे आपको 3 लोगों को डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस जो है उनको रीड करना है रोड नॉट टेकन के बारे में और हर एक स्टूडेंट को एक इंटरप्रिटेशन जो है उसको चूज करना है और उन्हें उनकी चॉइस का इंटरप्रिटेशन को केयरफुली एकदम ध्यान से रीड करना है और बाद में उन्हें उन्हीं के ग्रुप को एक समरी जैसा कुछ बनाकर उस इंटरप्रिटेशन को बताना है। और फिर आइडियाज़ कैसे यूज़ करने हैं तो हमने सीखा ही था। राइटिंग अबाउट राइटिंग नाम का जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने सीखा था कि समरी को कैसे लिखते हैं। तो समरी में क्या होता है कि समरी में हमें सोर्स को रेफरेंस करना होता है, स्रोत सोर्स जो जिसे हम स्रोत बोलते हैं, फिर जिसमें मेन आइडिया आना चाहिए और डिटेल्स भी आनी चाहिए जो मेन आइडिया के रिलेटेड हो उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन 1 यहाँ पे दी गई है, इंटरप्रिटेशन नंबर 1 दी गई है, उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं और बाद में हम अपने व्यूज़ जो है उसको क्वेश्चन आंसर की तरह बताएंगे। द फर्स्ट स्टूडेंट इन योर ग्रुप रीड्स एंड टेल्स अ समरी ऑफ दिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपके ग्रुप का जो पहला आदमी है वो पहले नंबर की जो इंटरप्रिटेशन है उसको रीड कर रहा है, ठीक है। Sometimes the choices we make have far-reaching consequences. Have you made choices that are less risky or have you followed the beaten track? The poem The Road Not Taken by Robert Frost is about the choices that one makes in life. It tells about a man who comes to a fork in the road he is traveling upon. He feels sorry that he cannot travel both paths as he must choose one. तो यहाँ पे हुआ क्या है कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ चॉइसेस जो हम बनाते हैं उनके कुछ सक्सेसफुल होने के काफ़ी कम कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है और हमें कई बार ऐसा एहसास होता है कि क्या हम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चले गए। तो ये जो पोएम द रोड नॉट टेकन जो है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो पोएट है उन्होंने लिखी है, उनका एक एक्सेलेंट वर्क है ये द रोड नॉट टेकन। उसमें हमें क्या बताया गया है कि एक इंसान जो है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो दो रास्तों के बीचों बीच खड़े हैं और उनको उन दोनों रास्तों में से कोई एक ही रास्ता चुनना है क्योंकि वो दोनों रास्तों को तो एक साथ तय नहीं कर सकते। तो ये जो रोड नॉट टेकन जो है वो हमें कुछ ऐसी सीख देता है कि हमें भी ज़िंदगी में हमें भी कई बार ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि जिनमें से हमें 2 में से कोई एक ही रास्ता चूज़ करना होता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है जैसे कि 10th के बाद अगर आप स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो तो उसमें से भी आर्ट्स और कॉमर्स की चॉइस, कॉमर्स साइंस की चॉइस, साइंस आर्ट्स की चॉइस, तो ऐसे सारी डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होती है। तो उनमें से आपको उन दो में से आपको कोई एक चॉइस को चूज़ करना पड़ता है। तो आपको किस में इंटरेस्ट है वो उस पर डिपेंड करता है और आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। तो ये जो रोड नॉट टेकन है, अभी तो मैंने आपको ये वाला एग्जाम दिया,
एग्जाम्पल दिया, पर ऐसे कई सारे आपके लाइफ में ढेरों ऐसे एग्जाम्पल है कि जिनको आप इस पोयम से जो है रिलेट कर सकते हो। तो ऐसा ही द रोड नॉट टेकन जो पोयम है उसमें भी हमें ऐसा ही बताया गया है, उसमें भी हमें ऐसी ही सीख दी गई है कि जब भी आपके पास दो रास्ते होते हैं तो आप कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं तय करते कि जो काफ़ी कम लोगों ने तय किया हो। ये तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उन्होंने भी काफ़ी कम ट्रैवल्ड जो रास्ता था उसी को उन्होंने चूज़ किया था। तो ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में कुछ एक्सेप्शनल चूज़ करना चाहिए हमारे दिल पे भरोसा रखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Frost uses this fork in the road to represent a point in the man's life where he has to choose the direction he wishes to take in life. As he thinks about his decision, he looks down one path as far as he can see, trying to foresee what life will be like if he walks that path. He then gazes at the other and decides the outcome of going down that path would be just as pleasant. At this point, he concludes that the trail that has been less traveled on would be more rewarding when he reaches the end of it. The man then decides that he will save the other path for another day, even though he knows that one path leads to another and that he won't get a chance to go back. The man then says that he will be telling this story with a sigh someday in the future, suggesting that he will wonder what life would have been like if he had chosen the more walked path, even though the path he chose has made all the difference. तो देखिए ये क्या है, एडेप्टेड फ्रॉम अ नाइन्थ CBSE टेक्स्ट बुक। तो देखिए गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये पैराग्राफ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाइन्थ में जो NCERT की जो टेक्स्ट बुक है ना CBSE की, तो उसमें भी ये सेम द रोड नॉट टेकन जो है ना वो सेम टू सेम पोएम आपको नाइन्थ में भी आएगी। तो अच्छा है आपके लिए, तो आपको डबल डबल बार देखिए आप 8th में इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और मैंने इसका वीडियो भी जो है बना के रखा है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है, तो अगर आप चाहो तो मेरा उस वीडियो आप देख सकते हो। तो ये जो सारी इंटरप्रिटेशंस है वो सारा मैंने सब कुछ जो है सम अप करके उस वीडियो में मैंने दे रखा है। तो अभी जो क्या है मैं एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि ये जो पैराग्राफ जो है ना वो आपको एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। तो देखिए सबसे पहले जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने एक इंसान को रिप्रेजेंट किया है कि जो दो रोड के बीच में खड़ा है और उस आदमी के सामने दो चॉइसेस है। पर बात यह है कि वो जो आदमी है वो थोड़ा सा आगे देखने की कोशिश करता है, थोड़ा सा फोर्सी करने की कोशिश करता है कि क्या वो ये पाथ चूज करेगा तो क्या उसकी लाइफ ब्राइट होगी, क्या ये पाथ जो है वो उसके लिए रिस्की तो साबित नहीं होगा। तो इस सारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है उस इंसान के दिमाग में उठ रहे थे। पर एक्चुअली में लास्ट में होता क्या है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे ना वो कोई ऐसा रोड चूज करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा लेस ट्रैवल था, और वही सबसे ज़्यादा डिफरेंस बना रहा था उनकी लाइफ में। तो इन शॉर्ट यही कहा गया है कि दो रास्ते थे उनके सामने और उन्हें किसी एक को ही चूज करना था। तो उन्होंने किसको चूज किया, उन्होंने उस रास्ते को चूज किया कि जो सबसे ज़्यादा कम ट्रैवल था। और ऐसे ही वहाँ ये भी बोला गया है, वहाँ ये भी मैसेज दिया गया है कि आप भी पहले सोचो कि क्या आप इस फील्ड में जाओगे, क्या आप किसी एक रास्ते पे, किसी एक डायरेक्शन पे, किसी एक दिशा में जाओगी तो क्या आप उसमें सक्सेसफुल होगे या नहीं, क्या आप में उसमें सक्सेसफुल होने की क्षमता है या नहीं, क्या आप में उतनी लाइक कैलिबर है कि आप उसी पर्टिकुलर फील्ड में जाओगे। बाकी कई सारी फील्ड होती है पर आपको अपने टैलेंट को सबसे पहले पहचानना होता है। तो पहले आप अपने टैलेंट को पहचानिए और बाद में ही अपनी जो फील्ड है उसको आप चूज आसानी से कर सकते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उसने कौन सा रोड लिया, उसने वो वाला रोड लिया कि जो किसी ने चूज नहीं किया था। सारे लोग जो थे वो तो सबसे ज़्यादा इजी वाला रोड था उसी पे जा रहे थे। पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे उन्होंने एक रोड को उन्होंने चूज़ किया कि जो काफ़ी मेहनत लेने वाला, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग और काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कराने वाला रोड था, उसको उन्होंने चूज़ किया। और वो ही रोड चूज़ करते उनकी लाइफ में सारा डिफरेंस जो है वो बन गया है। और वो लास्ट में ये भी बोलते हैं कि अगर वो इस पर्टिकुलर रोड पे जाने में सक्सेसफुल हो गए तो वो एक साइक के साथ कई दिनों बाद बताएंगे सबको
कि कैसे उन्होंने वो दूसरा पाथ चूज किया और कैसे वो उस दूसरे पाथ पे सक्सेसफुल हो गई। ये तो सारा है जो वो पोयम में दिया ही गया है हमें। तो रोड नॉट टेकन नाम की जो पोयम है वो तो हमें दिया ही गया है। ये तो सिर्फ उसकी समरी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में समझा रही हूँ। बाकी ये पूरा फुल एक्सप्लेनेशन जो है हमने पोयम के वक्त भी किया हुआ है। तो देखिए इसके नीचे जो होगा, अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो इसके नीचे थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तो उस क्वेश्चन आंसर वो जो क्वेश्चन आंसर्स जो है ना वो मैंने पूरे सॉल्व फॉर्म में यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो देखिए नोट दिया गया है, वो एक बार रीड कर लेते हैं। रीड द इंटरप्रिटेशन 1 ऑन पेज नंबर 57 ऑफ द टेक्स्ट बुक फॉर योर हेल्प टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए ये जो था हमने पेज नंबर 57 में जो है हमने तो रीड कर ही लिया है। तो चलिए इसको तो सिर्फ रीड ही करना था, बट फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। तो अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। If you read this interpretation for your group, write down what you think the main idea is. If you listen to a summary from one of your group members, write down the main idea you hear. तो main idea के बारे में हमें लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the main idea of interpretation 1? Interpretation 1, the poem The Road Not Taken by Robert Frost is about, देखिए ये तो पूरा जो है इंटरप्रिटेशन 1 के बारे में दिया गया है, मैंने अभी आपको समझाया है। तो ये जो आंसर है ना वो मैं एक बार सिर्फ आपके लिए रीड कर लेती हूँ। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अबाउट चॉइसेस दैट वन मेक्स इन लाइफ. One choice is a little risky and the other is a beaten track. At the fork, he concludes that the less traveled trail would be more rewarding when he reaches the end of it. ये यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं कि जो लेस ट्रैवल्ड जो रोड होगा ना वो शायद आगे जाके मुझे ज़्यादा रिवॉर्डिंग, ज़्यादा इनामदायक हासिल होगा वो रोड अगर मैं चूज़ करता हूँ तो। फिर आगे हमें दिया गया है ही विल कीप द अदर पाथ फॉर सम अदर डे इन फ्यूचर। तो उन्होंने सोचा उस टाइम पे कि वो जो दूसरा रोड जो वो ट्रैवल नहीं कर पाए हैं वो उसको भविष्य के लिए जो है बचा के रखेंगे और कभी ना कभी भविष्य में तो वो उस रोड पे से भी ज़रूर से ट्रैवल करेंगी। सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस तो वो ज़रूर से लेंगे। Even though he knows that one path leads to another and that he won't get a chance to go back, but someday in future he will be telling the story with a sigh, suggesting that he will wonder what life would have been like if he had chosen the more trodden path, even though the path his choice has made all the difference to his life. तो ये जो है हमारा आंसर नंबर 1 जो है उसका आंसर हो जाता है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले सकते हो और बाद में आप इसको एज ए रेफरेंस जो है यूज़ कर सकते हो। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन आंसर जो है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपको। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द ऑथर यूज टू एक्सप्रेस इन द मेन आइडिया। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है ऑथर के मेन आइडिया में, लेखक का जो मेन आइडिया होता है उसमें। द ऑथर यूजेज द इन्फॉर्मेशन दैट इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द पोएम, i.e. analysis of the poem. He talks about the fork in the road to represent a point in man's life where he has to choose the direction he wishes to take in his life. He mentions that the traveler chooses one path, saving the other for another day, even though he knows that one path leads to another and he won't get a chance to go back. तो ये जो है हमारा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा बन के आ जाता है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि आप खुद से भी जो है क्वेश्चन के आंसर्स को लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव हो जाए और आप खुद से जो है अगर एग्जाम में अगर कहीं बाहर से क्वेश्चन आता है तो भी आप उसको खुद से फॉर्म करके लिख पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें दी गई है इंटरप्रिटेशन 2। तो इंटरप्रिटेशन 2 क्या है वो हम एक बार रीड कर लेते हैं। The second student in your group reads and tells a summary of this interpretation. चलिए देखते हैं। The Road Not Taken is a narrative poem of 4 stanzas and is one of Robert Frost's most popular works. It's also one of the most misunderstood. तो ये देखिए जो रोड नॉट टेकन है ना वो एक नैरेटिव पोएम है जो 4 स्टैंजाज में लिखी गई है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है ये पोएम है, काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसमें क्या होता है कि ये पोएम से काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गलत ट्रैक पे चले जाते हैं।
पोएम कुछ बोलना और चाहती है और ये लोग कुछ लाइक थिंकिंग में कुछ और लेते हैं, ऐसा कुछ। The final lines, "I took the one less traveled by, and that has made all the difference," are often taken literally and interpreted to mean the poet is an individualist with a spirit of adventure. It's doubtful that the poem has this. It's doubtful that the poem has this meaning. Whatever difference the choice might have made, it was not made on the basis of a clearly understood difference between the two paths that opened up before the traveler. The poet admits in the second and the third stanzas that both paths may be equally worn and equally leaf covered, and it is only in his future recollection that he will choose to call one of the two roads the one he took less traveled by. The irony of the poem lies in the distance between what the speaker has just told us about the roads being the same and what he says his later claims will be. Eleanor Sickles, a literary critic, says the poem is about the human tendency to wobble illogically in decision and later to assume that the decision was after all logical and enormously important. तो ये किस में से अडॉप्ट किया गया है? ये विकिपीडिया में से अडॉप्ट किया गया है। तो देखिए, जो सेकंड इंटरप्रिटेशन हमें जो दी गई है वो उसमें भी देखिए सभी में एक ही हमें जो है मैसेज दिया गया है कि हमें चॉइसेस जो है देख के अपने दिल की सुन के दो में से किसी एक रोड पे हमें ट्रैवल करना चाहिए। तो ऐसा ही सब जो है ना हमें दिया गया है, ठीक है। तो रोड नॉट टेकन में मैंने आपको समझाया कि जो फाइनल लाइंस है, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, कि मैंने क्या किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या किया कि मैंने जो सबसे ज़्यादा कम ट्रैवल्ड जो रोड था, लेस ट्रैवल्ड जो रोड था, उसी को मैंने तय किया और उसी से मेरी ज़िंदगी में सारा फ़र्क नज़र आ गया है। और ये क्या है, ये लिटरली इंटरप्रिटेटेड लाइंस है। और उसमें आगे क्या बोला गया है, देखिए ये लाइन अगर आप देखें तो इट इज़ डाउटफुल दैट द पोएम हैज़ दिस मीनिंग। तो काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल लग रहा है कि ये मीनिंग शायद है भी या नहीं इस पोएम का। वट एवर डिफरेंस द चॉइस माइट हैव मेड, it was not made on the basis of clearly understood difference between the two paths that opened up before the traveler. The poet admits in the second and the third stanzas that both paths may be equally warm, equally leaf covered, and it is not his future recollection that he will choose to call one of the roads the one he took less traveled by. तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो दोनों रोड्स थे वो इक्वली ट्रैवल्ड, इक्वली लीफ कवर्ड थे और शायद इक्वली ट्रैवल्ड थे, इक्वली वॉन्ट थे। तो ऐसा क्या था कि पोएट ने कौन सा चूज़ किया, तो पोएट ने वो वाला रास्ता चूज़ किया कि जो सबसे ज़्यादा कम ट्रैवल्ड था, लेस ट्रैवल्ड बाय। फिर आयरनी क्या है पोएम की, तो आयरनी लाई करती है जो डिस्टेंस है स्पीकर और हमारे बीच में। तो स्पीकर ने यानी कि जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने हमें क्या बताया कि रोड्स जो थे वो तो सेम ही थे, पर डिफरेंस कैसे बना हमारी ज़िंदगी में। डिफरेंस हमें हमारी ज़िंदगी में तब बना कि जब हमने कोई ऐसा पाथ चूज़ किया कि जो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल था, जो किसी ने कभी भी चूज़ नहीं किया था। यहाँ पर एक फ़ोटो दी गई है आपको। लाइक द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, एवरी वन हैज़ देयर ओन टेक ऑन थिंग्स। तो जैसे कि सबके सोच विचार अलग होते हैं, सबके पॉइंट्स ऑफ व्यू भी अलग होते हैं, जैसे कि हमने देखा था द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट नाम की पोएम में। सेकेंड इंटरप्रिटेशन जो है उसके हमें कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स दी गए हैं। अब मैं उसको जो है रीड करके आपको बता देती हूँ। What is the main idea of the interpretation 2? तो interpretation 2 का मेन आइडिया क्या है, मेन उद्देश्य क्या है interpretation 2 का, वो हमें पूछा गया है। Interpretation 2, the road not taken is one of the most misunderstood poems. The final lines, I took the one less traveled by and has made all the difference, indicate that the poem is an individualist with a spirit of adventure. But this interpretation is doubtful. At the fork of the roads, once he chooses the less traveled one and left the other hoping that someday in future he will take it too. But in the end he says that the one he chose made all the difference for him. According to one view, it is the human tendency to wobble illogically in decision and later to assume that the decision was after all logical and enormously important. तो ये जो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया गया है इंटरप्रिटेशन 1, उसका आंसर हमारा बन जाता है। फिर सेकंड नंबर जो है उसको भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द
this author used to express the main idea. Here, the author talks about human psychology to express or justify the main idea. Here, he says that it always happens to every man that when he has to choose from two options, he is always confused looking for a better option. And even after choosing one, he thinks of the others that he has not been able to choose. The human tendency is the information that the author focuses on in his interpretation. तो ये जो है हमारा सेकंड नंबर का आंसर हो जाता है. अब चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन 3 की तरफ. इंटरप्रिटेशन 3 भी यहाँ पे हमें दी गई है, तो उसको भी हम एक बार रीड कर लेते हैं. उद्देश्य जो है वो तो सभी का सेम है, पर कैसे, ये देखिए ये एक्टिविटी आपको क्या बताना चाहती है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है वो अलग अलग अपनी ही परिभाषा में जो समरी है उसको लिख रहे हैं. तो अभी तीसरे बच्चे ने जो इंटरप्रिटेशन रीड किया है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं. उद्देश्य तो वही सेम रहेगा, पर फिर भी हम एक बार जो है इसको रीड कर लेते हैं. सेम ही सारा मैसेजेस में दिया जाने वाला है, फिर भी रीड कर लेते हैं. Many readers have overstated the importance of the road not taken to Frost's work. Frost's biographer tells us in 1914 Frost arrived in England, settling in Gloucestershire. He soon became a close friend of Edward Thomas. Later, when readers persisted in misreading the road not taken, Frost insisted that his poem had been intended as a sly jest at the expense of his friend and fellow poet. For Thomas had invariably fused over irrevocable choice of the most minor sort made on daily walks with Frost. In 1914, shortly before the writing of poem, later Frost insisted that in his case the line "and that has made all the difference" taken straight was all wrong. Of course, it hasn't, he persisted. It's just a poem, you know. तो यहाँ फिर आगे हमें दिया गया है. In 1915, moreover, his sole intention was to twit Thomas. Frost has frequently taken a long countryside walks with Thomas. Repeatedly, Thomas would choose a route which might enable him to show his American friend a rare plant or a special vista. But Thomas would regret the choice he had made and would sigh over what he might have shown Frost if they had taken a better direction. Frost teased Thomas for those wasted regrets. Frost found something quaintly romantic in sighing over what might have been. Such a course of action was a road never taken by Frost. If we are to believe Frost and his biographer, the road not taken was intended to serve as Frost's gentle jest at Thomas' expenses. Edited from George Montier's book Robert Frost and the New England Renaissance. तो देखिए यहाँ पे हमें जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनके बारे में कुछ बताया गया है कि काफ़ी सारे रीडर्स जो है उन्होंने ओवरस्टेट किया है द रोड नॉट टेकन की इम्पोर्टेंस को. तो फ्रॉस्ट के जो बायोग्राफर है जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है फ्रॉस्ट की, उन्होंने हमें क्या बताया है कि इन 1914 फ्रॉस्ट जो थे वो इंग्लैंड को आए थे. और वो कहाँ पे सेटल किए थे, तो वो सेटल किए ग्लॉसेस्टरशायर नाम के एक जो सिटी है उसमें. ठीक है, काफ़ी अजीब सा नाम है, खैर तो रीड करने की कोशिश तो की है मैंने. ओके, फिर सून क्या हुआ कि वो एक क्लोज फ्रेंड बन गए एडवर्ड थॉमस की. फिर लेटर जो रीडर्स थे वो मिस रीडिंग कर रहे थे, मिसलीड हो रहे थे वो रोड नॉट टेकन के बारे में. तो बाद में जो क्या है कि फ्रॉस्ट ने समझाया अपने ऑटोबायोग्राफर को, और फिर ऐसे ही सब कुछ हुआ, और फिर जो इंटरप्रिटेशन था वो सही किया गया था. तो ऐसा ही सब कुछ बताया गया है हमें कि कैसे जो ऑटोबायोग्राफर है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनके बीच में क्या क्या कन्वर्जेशंस हुई है. तो ऐसी सारी चीज़ें हमें बताई गई है इंटरप्रिटेशन नंबर 3 में. ये देखिए, फिर इसके आगे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिख रहे होंगे. उन क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स भी जो है यहाँ पे दिए गए हैं.
इंटरप्रिटेशन 3 हमें दी गई है. What is the main idea of interpretation 3? Interpretation 3. According to Frost's biographer, the importance of the poem "The Road Not Taken" has been overstated. He tells that his poem had been intended as a joke at the expense of his friend and fellow poet Edward Thomas. For Thomas invariably gave unnecessary attention to small matters, to choices impossible to change. Later, Frost insisted that in his case, the line "and that has made all the difference," which is taken straight, was all wrong. Frost and Thomas went on long walks together. Thomas would choose a route to show his American friend a rare plant or a special vista, but Thomas would regret the choice he had made and would sigh over what he might have shown Frost if they had taken a better direction. This is how Frost teased Thomas. Thus, this poem is nothing but a gentle jest at Thomas' expense. तो यहाँ पे वही कुछ बताया गया है कि इंटरप्रिटेशन 3 जो है वो हमें क्या बताती है. ये तो सारी एक्टिविटीज़ है, ठीक है. तो मेन जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको टेक्सचुअल जो क्वेश्चन आंसर है ना उनको आपको LBH जो है कर लेना है, एक बार समझ लेना है ताकि आप उनको अपने ओन वर्ड्स में भी है जो लिख सकते हैं. तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस जो है हमें दी गई है. तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको रोड नॉट टेकन जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसमें मैंने आपको समझाई हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ और क्वेश्चन आंसर्स को सिर्फ रीड ही कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स अगर मैं समझाने बैठूंगी तो फिर आप सोच ही सकते हो कि वीडियो कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है. तो ऐसे मैंने सब समझाया हुआ ही है, और अगर आपने मेरा उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो. चलिए सेकंड नंबर पे मूव ऑन करते हैं. व्हाट इन्फॉर्मेशन डज दिस ऑथर यूज टू एक्सप्रेस द मेन आइडिया. कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ की गई है इसमें ऑथर के द्वारा एक्सप्रेस करने के लिए उनके मेन आइडिया को. Here the author uses the information given by Frost biographer. The information includes details about Frost's time, his friendship with Edward Thomas, the details about their going for walk, etc. We can also derive the details of information how Frost used to tease his friend Thomas, and hence the poem is written as a gentle jest at the cost of a friend. तो यहाँ पे जो है हमारी एक्टिविटी नंबर कौन सी एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी नंबर जो 3 है हमारी शायद, हाँ एक्टिविटी नंबर 3 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है. सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा. क्वेश्चन आंसर्स को मैंने ज़्यादा नहीं समझाया है क्योंकि पोएम में मैंने फुल्ली आपको एक्सप्लेनेशन दिया ही हुआ है पूरी पोएम का, तो आज हम थोड़े से फास्ट गए थे, तो इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए. सो व्यूवर्स, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. फिर मिलेंगे और आगे मैं आपके लिए व्हाट्स द एविडेंस जो हमारा लेसन है उसकी जो दूसरी एक्टिविटीज़, रिमेनिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनका भी वीडियो जल्द से जल्द मैं डाल दूँगी. थैंक यू, बाय.